जी, तो हम बात कर रहे थे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कि अभी तक हमने पढ़ा कि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं। बट कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे लॉ इस सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को डिसरिगार्ड करे और पर्दा उठा के देखे कि ये जो कंपनी है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी का पर्दा है, उसके पीछे कौन है जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। उसी को हम कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? Sir, corporate will refers to the legal concept whereby company is identified separately from its member. Company अलग, member अलग है. The term corporate will refers to li- lif- the term corporate will refers to the concept that members of a company are shielded from liability connected to company's action. कि सर कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। तो अगर ये जो कंपनी है ना, ये कोई लाइबिलिटी इनकर करती है, तो वो लाइबिलिटी किसकी है? वो कंपनी की है, वो मेंबर की नहीं है। मेंबर सिर्फ उस एक्सटेंट तक के लिए लिमिटेड है जितनी लाइबिलिटी उसने इनकर की है थ्रू गारंटी और थ्रू शेयर्स इन केस ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो आगे पढ़ रहे हैं कि इट if the company incurs any debt or contravenes any law, the corporate veil concept implies that members should not be liable for those errors. In other words, they can enjoy corporate insulation. Basically, insulation का मतलब ये होता है वो जो मेंबर है ना वो प्रोटेक्टेड रहेगा कि अगर कल को जाके कंपनी ने कोई लॉ तोड़ दिया या कोई उधारी ले ली, जितना कंपनी के पास कैपिटल नहीं है उससे ज़्यादा उधारी ले ली, तो उस केस में भी क्या मेंबर को अपने घर से पैसा लाके देना पड़ेगा? क्या ये जो क्रेडिटर्स है इसके या जो लॉ तोड़ा है उसके अगेंस्ट जो भी पीनल प्रोविजंस है, फाइन्स लग रहा है, क्या वो मेंबर के ऊपर लगेगी? जी नहीं, वो लगेंगे कंपनी के ऊपर। तो उसी चीज़ को हम समझते हैं टू दैट द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। अब ये कैसे होता है? ये चीज़ हम समझते हैं थ्रू अ वेरी प्रोमिनेंट केस लॉ ऑफ सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो ये जो सैलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड का केस लॉ है, ये हमें बताएगा कि हाउ मेंबर्स आर शील्डेड और मेंबर्स हैव कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी क्योंकि कंपनी अलग होती है। पहले ये इस केस में हुआ क्या था? तो सैलोमन नाम के एक भाई साहब थे। ये मैन्युफैक्चर करते थे जूते। इन्होंने एक कंपनी बनाई सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी। तो ये जो सैलोमन कंपनी है उनको सैलोमन भाई साहब ने अपना जो जूते बनाने का बिजनेस था वो ट्रांसफर कर दिया, वो बिजनेस इधर भेज दिया। तो इस कंपनी के शेयर्स मिल गए सैलोमन भाई साहब को। तो इनके मेजॉरिटी शेयर्स सोलोमन भाई साहब ने अपने पास रखे। फिर एक एक शेयर जो था वो उन्होंने बांट दिया, एक शेयर अपनी वाइफ को, चार शेयर अपने बच्चों को, दैट इज बेटों को, और एक शेयर अपनी बेटी को। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ शेयर्स इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को दे दिए और मेजॉरिटी शेयर्स खुद अपने पास रख लिए। अब ऐसा करने का रीजन देखते हैं आगे जाके कि जैसे ही ये कंपनी है, इस कंपनी को अब उन्होंने अपना बिजनेस बेच दिया। क्यों? क्योंकि अब कंपनी अलग है, सोलोमन भाई साहब अलग है। सोलोमन भाई साहब का शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, वो इस बिजनेस को उठा के बेच रहे हैं कंपनी को। अब कंपनी ने बिजनेस खरीदा है, इस बिजनेस के अगेंस्ट कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा जो कंपनी है सोलोमन को दे रही है इन दी फॉर्म ऑफ 2000 शेयर्स, कि 2000 शेयर्स जो थे वो उठा के कंपनी ने सोलोमन को दे दिए और साथ ही साथ डिबेंचर्स दिए। डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट, कि 10,000 जो है 10,000 की वैल्यू के डिबेंचर्स सोलोमन को दे दिए गए। तो जैसे ये डिबेंचर्स सोलोमन के पास आते हैं, तो ये जो सोलोमन भाई साहब है ये कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ये शेयर सोलोमन भाई साहब के पास आते हैं, ये सोलोमन भाई साहब जो है कंपनी के मेंबर भी बन जाते हैं। फिर कंपनी चली चली चली, कंपनी ने कुछ उधारी ली। उधारी कितने की ली? 7,000 की। फिर आगे जाके एक टाइम ऐसा आया कि ये जो कंपनी है ना इसका बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल रहा नहीं और कंपनी को फाइनली कर दिया गया लिक्विडेट। कि कंपनी ने पिटीशन डाली लिक्विडेशन की कि भाई कंपनी अब बंद कर दो। तो अब जब कंपनी बंद करने का टाइम आया तो कंपनी को पैसा देना पड़ता है, अपनी उधारी चुकानी पड़ती है। उधारी वो किस किस को चुकाएगी? अपने क्रेडिटर्स को। ये क्रेडिटर कौन कौन से थे? पहले क्रेडिटर बाहर वाले, ये जो 7,000 के अमाउंट के लिए थे। और कुछ क्रेडिटर थे सिक्योर्ड क्रेडिटर, इन डिबेंचर्स के अगेंस्ट जो सोलोमन भाई साहब है वो भी एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है।
तो जब कंपनी के पास पैसा कम पड़ा और ये इस केस में ये जो क्रेडिटर्स थे, इन क्रेडिटर्स का ये मानना था कि भाई ये सोलोमन एंड कंपनी और सोलोमन दोनों एक ही व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि सोलोमन कंपनी के सारे शेयर्स आप देखोगे या तो सोलोमन के पास है और कुछ 1-2 शेयर्स उसकी वाइफ और फैमिली के पास है। बट सारे शेयर्स तो मेजॉरिटी ओन कौन कर रहा है? सोलोमन। इसलिए सोलोमन और सोलोमन एक है, सोलोमन एंड कंपनी एक है और एक पर्सन खुद ही पे अपनी उधारी नहीं चढ़ा सकता कि मैं खुद ही के डेप्थ में रह सकता हूँ क्या? नहीं। तो इसीलिए इन क्रेडिटर्स का ये मानना था कि भाई ये जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है इससे जितना पैसा आ रहा है वो पहले इन क्रेडिटर्स को दो और इनकी उधारी चुकाओ। जबकि सोलोमन का ये कहना था कि भाई मैं अलग हूँ, कंपनी अलग है। जो उधारी है वो कंपनी की है। तो कंपनी से मैंने डिबेंचर्स लिए, तो ये जो पैसा आएगा लिक्विडेशन में, पहले इससे क्योंकि मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूँ, तो मेरे डिबेंचर्स भी बेचो के अगेंस्ट जो पैसा है, पहले आप मुझे वो चुकाइए। तो ये जो लिक्विडेशन पे पैसा आएगा वो पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जाएगा, उसके बाद यहाँ के क्रेडिटर्स को जाएगा। अब इस केस लॉ में जब आगे गया ये कोर्ट्स के सामने, तो वहाँ पे पहले जो लोअर कोर्ट था उसने ये माना कि सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी एक एंटिटी है। फिर उसके बाद इसे फर्दर चैलेंज किया गया उससे एक लेवल ऊपर के कोर्ट में, जहाँ पे ये प्रेसिडेंस सेट हुआ कि कंपनी अलग होती है और कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। जहाँ पे सोलोमन का जो व्यू था कि कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ, मैं कंपनी का मेंबर हूँ और एट द सेम टाइम मैं कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर भी हूँ। तो ये जो लिक्विडेशन पे पैसा आ रहा है इसमें भी मुझे हिस्सा मिलेगा। क्यों? बिकॉज़ कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये चीज़ वहाँ एस्टेब्लिश हुई। वही चीज़ यहाँ पे इस केस लॉ के माध्यम से आपको दी गई है। जो ये कहता है कि इन द केस ऑफ सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लेज़ डाउन द फाउंडेशन ऑफ कांसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल या इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कंपनी अलग, कंपनी का मेंबर अलग, कंपनी की एसेट्स लायबिलिटीज उधारी अलग, कंपनी के मेंबर का उससे कुछ लेना देना नहीं है ना। उस कंपनी की जो लायबिलिटीज है या एसेट्स है वो कंपनी की लायबिलिटीज एंड एसेट्स है, उसका इफेक्ट मेंबर पे नहीं जाता है। इन सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी द हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि जो इंग्लैंड का कोर्ट है उसे कहते हैं, लेट डाउन द concept that the company is a person distinct separate from its member. In this case, one Salomon incorporated a company named Solomon and Company Limited. Salomon ने एक Solomon and Company बनाई with 7 सब्सक्राइबर्स, जिसमें से एक वो था और उसके बाद एक एक शेयर उसने अपनी वाइफ को दिया, 4 शेयर अपने 4 बेटों को दिया और एक शेयर डॉटर को दिया। दिस कंपनी टुक पर्सनल एसेट्स, ये जो सोलोमन का बिजनेस था उसने उसको कंपनी को ट्रांसफर कर दिया और 38782 पाउंड्स के लिए। इन टर्न सेलेमेंट टुक 20,000 शेयर्स ऑफ 1 पाउंड ईच की। ये जो बिजनेस दिया है उसके बदले सोलोमन ने क्या लिए? 20,000 शेयर 1 पाउंड का एंड डिबेंचर्स वर्थ 10,000 और बदले में डिबेंचर लिए 10,000 के ऑफ द कंपनी विथ चेंज ऑन द कंपनीज एसेट्स एंड बैलेंस शीट इन कैश। His wife and daughter and 4 sons took up £1 share each. Subsequently, the company went into liquidation due to trade depression कि धंधा चला नहीं और कंपनी हो रही है liquidate. The unsecured creditor took turn to 7,000 pounds की 7,000 की जो है उधारी थी unsecured creditors की। तो contended that Solomon could not be treated as secured creditor. अब इनका ये मानना था कि सोलोमन को आप secured creditor नहीं मान सकते in respect of debenture as he was the MD of one man company which was not different for Solomon and the cloak of the company was merely for fraud. और ये पहुंचा लॉर्ड मैकनॉटन के पास ही। तो लॉर्ड मैकनॉटन का क्या कहना था कि भाई क्रेडिटर्स का ये कहना था कि सोलोमन के पास सारे शेयर्स है तो वो है और कंपनी अलग-अलग नहीं है। तो ये जो पैसा आ रही है आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दीजिए। यानी ये जो 7,000 है इसकी उधारी चुकाइए। ना कि पहले सोलोमन को जो डिबेंचर्स दिए गए थे उसकी उधारी चुकाइए। तो यहाँ पे जो वहाँ के लॉर्ड थे उन्होंने क्या जजमेंट सुनाया वो पढ़ते हैं। द कंपनी इज एट a different personnel altogether from the subscribers of memorandum, and though it may be that after incorporation business is precisely the same as it was before, the same person are managers and same hand receives profit. Company not in law the agent of subscribers or trustee for them.
nor are the subscribers as members liable in any shape or form except to the extent and manner provided by the act। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि माना कि आपने एक बिजनेस था उसको कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट किया, और जब ये फॉर्म कंपनी फॉर्म में बिजनेस आया तो उसके जो पर्सन मैनेज कर रहे हैं वो भी सेम है, जो पर्सन पहले बिजनेस को ओन कर रहे थे वही आपके मेंबर्स बन गए, वो भी हमें समझ में आता है। कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो बिजनेस भी सेम है, भले ही इतना भी हो, उसके बाद भी हम ये मानते हैं कि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन एंड दी मेंबर्स आर दी सेपरेट पर्सन। और ये जो मेंबर्स है इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है जितना हमें एक्ट बताता है। एक्ट में कहाँ लाइबिलिटी दी गई है? इन मेमोरेंडम की लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, वो चीज। तो इन मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी और ये सेपरेट रहेगी फ्रॉम कंपनी। जो कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो कंपनी के हैं। Thus, in this case clearly establishes that company has its own existence, कि कंपनी का खुद का existence है। As a result, a shareholder cannot be liable for the act of the company even though he holds virtually entire share capital। The law of corporates is the fact based on the theory of separate corporate entity। कि भले ही मेरे पास कंपनी के सारे शेयर्स भी क्यों ना हो, उसके बाद भी कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ, कंपनी की लाइबिलिटीज अलग है, वो लाइबिलिटीज मेरी नहीं हो जाती। Now the question arises where the corporate personnel can be lifted or pierced। तो अब क्या इस कॉर्पोरेट वेल को उठाया जा सकता है? इसे समझते हैं कि जैसे अब इस चीज का गलत फायदा उठाया जा सकता है कि एक पर्सन है वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दे। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त मैंने शेयर कैपिटल लाई 1 लाख रुपीज। फिर मैंने कंपनी ने कुछ ट्रेड्स किए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए, और कंपनी लोन ले सकती है, पैसा उठा सकती है मार्केट से अपने नाम पे ट्रेड करके। तो कंपनी ने कुछ क्रेडिटर्स खड़े कर दिए और उनसे पैसा, जो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है वो 50 लाख की। तो मैंने जो कंपनी बनाई है उसकी शेयर कैपिटल मैंने रखी है 1 लाख रुपीज, और इस कंपनी के थ्रू मैंने मार्केट से कितना पैसा उठा लिया है? 50 लाख। और ये जो कंपनी आगे जाके डिफ़ॉल्ट कर दे और कह दे कि मैं लिक्विडेट हो रही हूँ, मैं बैंकरप्सी के लिए जा रहा हूँ, मैं कंपनी को बंद कर रहा हूँ। तो ये जो पैसा है, क्या मैं इस कंपनी के थ्रू साइड फंड कर लूँ? क्यों? क्योंकि कंपनी ये क्रेडिटर्स आएँगे कंपनी के पास पैसा माँगने, ये डायरेक्टली मुझसे मेंबर से पैसा ले नहीं सकते। और जो कंपनी है ये भी जो पैसा है, ये मेंबर्स से ही बुलवाएगी, लेकिन मेंबर्स से ये जो पैसा है वो टू द एक्सटेंट ऑफ हिज लायबिलिटी बुला पाएँगी, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़, और इसे आगे पे करना है 50 लाख रुपीज़। तो क्या यहाँ पे मैं 49 लाख रुपीज़ फ्रॉडुलेंटली कंपनी के थ्रू कमा ले रहा हूँ, इस कॉर्पोरेट शील्ड का गलत फ़ायदा उठाते हुए? जी हाँ, तो इसीलिए हम कुछ केसेस पढ़ते हैं, जहाँ पे इस प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी को हम डिसरिगार्ड करते हैं। अब वो प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है डिसरिगार्डिंग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, ताकि हम होल्ड कर पाए कि पर्सनल अकाउंटेबिलिटी किसकी है। इसके कुछ केसेस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं कि जैसे हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन में अराइजेस वेदर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कैन बी लिफ्टेड। द आंसर इज यस in certain cases। Which are the cases? Let us start. Before going into this question, one should first try to understand the meaning of the phrase lifting of corporate veil. It means looking behind legal person and disregarding the corporate identity and paying regards interest to the reality behind the legal facade, where the court ignores the company and concerns themselves directly with the members or managers. The company corporate veil may be said to have lifted। कि जहाँ पे इन सर्कमस्टांसेस कि जहाँ पे हम कंपनी की आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को डिसरिगार्ड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर में जिम्मेदार पर्सन कौन है, उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन केसेस को हम कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या है? द फॉलोइंग केसेस है जहाँ पे कि हमने इन प्रिंसिपैलिटी ये डिसाइड किया है कि इन ये केसेस होंगे तो कॉर्पोरेट वेल को कोर्ट चाहे तो लिफ्ट कर सकता है। पहला है to determine the characteristics of a company without to find out whether the company is an enemy or friend in law relating to trade with enemy, whether test of control is adopted। The leading case point out is Daimler Company versus Continental Tire and Rubber Company। तो अब ये क्या है?
कि सर कंपनी मेरी एनिमी, कंपनी मेरी फ्रेंड हो सकती है। ये क्या अजीब सी बात है, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, तो कंपनी को मैं एनिमी और फ्रेंड कैसे मानूंगा। तो इसे समझते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू कंट्रीज। अब कोई कंपनी इंडिया में बन सकती है क्या सर? हाँ, बन सकती है। क्या इस कंपनी के मेंबर्स कोई फॉरेनर्स हो सकते हैं, कि कोई फॉरेन में बैठा पर्सन इस कंपनी के शेयर्स खरीद ले? हाँ, ये भी हो सकता है। तो अब मान लीजिए जैसे कि केस है इंडिया और पाकिस्तान का, कि इंडिया और पाकिस्तान में टेंस सिचुएशन है। तो क्या आप ये चाहेंगे कि कोई पाकिस्तानी आदमी इंडिया में आए, इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करे, वो कंपनी इंडिया में बिजनेस करे, उससे इंडिया में पैसा कमाए, और वो पैसा एज प्रॉफिट्स अपने मेंबर्स को बांट दे इन पाकिस्तान? तो क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी कंट्री से कोई दुश्मन देश की कंट्री के लोग आके आपकी कंट्री में कंपनी बनाए और आपकी कंट्री की वेल्थ ड्रेन आउट करे? क्या आप ये चीज़ चाहेंगे? जी नहीं। वही चीज़ है सेम जो यहाँ पे दी गई है, कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे अगर आपकी कंट्री किसी और कंट्री के साथ अच्छे टर्म्स पे नहीं है, वहाँ टेंशन्स है, तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कहीं कोई कंपनी फॉर्म करके आपकी कंट्री की वेल्थ तो नहीं लूट रहा है। तो उसी लिए यहाँ पे एक केस आया है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कंपनी, की कंपनी क्या एक मेरी एनिमी कंपनी है या फ्रेंड कंपनी है। तो ये जो केस लॉ है, डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर का, इसमें हुआ ये था कि डेमलर कंपनी एंड कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी, ये दोनों कंपनीज बनी थी इंग्लैंड में, तो ये दोनों इंग्लिश कंपनीज थी। अब इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा था, तो ये जो डेमलर कंपनी है इसको, और कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी है, इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा था, तो इनकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस आई कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी को पैसा देना था। अब हुआ क्या, इन्होंने देखा कि ये जो एक दोनों इंग्लिश कंपनी है दिखने में, लेकिन इनमें से जो एक कंपनी है उसके जितने शेयर होल्डर्स है, वर्चुअली मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स थे जर्मन। तो जर्मन जो थे वो शेयर होल्डर्स हैं एक कंपनी में जो कि इंग्लैंड में बनी है, जो दूसरी इंग्लैंड की कंपनीज के साथ ट्रेड कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, और ये प्रॉफिट का पैसा जा रहा है उन जर्मन्स के पास। और ये जिस टाइम पीरियड में केस हुआ, उस टाइम पे टेंस सिचुएशंस थे बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड, कि ये दोनों एनिमी कंट्रीज थे। तो क्या आप ऐसा होने देंगे? जी नहीं। तो इस केस में ये जो 2 कंपनीज़ थी, एक इसमें से एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ये कहा कि भैया तुम्हारे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है ना, वो जर्मन्स हैं। इसलिए मेरी जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, जो भी मुझे तुम्हें पैसा देना है ट्रेड का, वो मैं नहीं दूँगी, मैं डिनाई कर दूँगी। तो उस केस में ये कि कॉन्फ्लिक्ट पहुंचा कोर्ट के पास, और कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि क्या, कि जब आपको देखना हो कि कंपनी आपकी फ्रेंड कंपनी है या एनिमी कंपनी हो इन द टाइम्स ऑफ वॉर, तो आप कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं, पियर्स कर सकते हैं, और उस टाइम पीरियड के लिए वो लाइबिलिटीज वहीं पे स्थगित की जा सकती है। तो अब पढ़ते हैं कि इस केस में क्या होगा। इफ अ पब्लिक कंपनी इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली if sorry if the public interest is not likely to be in jeopardy, कि क्या, कि पब्लिक इंटरेस्ट, कि यहाँ पे हमने देखा होता ट्रेड तो 2 कंट्रीज के बीच में हो रहा है, लेकिन इसमें जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनका इंटरेस्ट जेपरडाइज हो रहा है, जेपरडाइज आ रहा है यानी कि उनके हित को हानि पहुंच रही है। द कोर्ट में नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल, कि कंपनी को तो वो रहने देगी, लेकिन द कोर्ट माइट नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल, बट इट मे रेंडर द वेल फॉर ascertaining whether a company is an enemy company, कि भैया हम कंपनी बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि हम वो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके देख रहे हैं कि ये फ्रेंड कंपनी है या एनिमी कंपनी है। बट इट मे render the veil ascertaining whether a company is an enemy company. It is true that unlike natural person, company does not have a mind or conscience of its own, and it cannot be a friend or foe. कि भाई कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो ऑन पेपर है, तो उसका खुद का दिमाग और खुद की कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए वो आपका दोस्त और दुश्मन नहीं हो सकती। लेकिन उसे कंट्रोल करने वाले लोग तो नेचुरल पर्सन है, तो वो आपके फ्रेंड्स एंड फो हो सकते हैं। It may, however, be characterized as an enemy company if its affairs are under control of people of enemy country, कि अगर आपके दुश्मन देश के लोग हैं, वो इस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप इस कंपनी को एज अ एनिमी कंपनी का नाम दे सकते हैं।
फॉर दिस पर्पस कोर्ट में एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन हु आर रियली आर इन दी हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, की जो लोग मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, आप उन्हें देखिए। तो हमने पहला क्या पढ़ा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जिसमें हम पढ़े थे कॉजेज, जिसमें से हमने पहला क्या पढ़ा, डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कि क्या कंपनी फ्रेंड कंपनी है या फो कंपनी है। ये कब होगा, जब पब्लिक इंटरेस्ट में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा टू डिटरमाइन वेदर द पर्सन हु आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट्स ऑफ द कंपनी आर फ्रेंड्स और एनिमी। और इसका केस लॉ क्या था, डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। उसके बाद केस टू इज प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। तो प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू क्या है, इसे समझते हैं इस केस के थ्रू। कि जैसे मैं हूँ, अब इनकम टैक्स में क्या होता है ना, कि इनकम टैक्स में स्लैब्स बने रहते हैं। कि जैसे अगर आप इंडिविजुअल की बात करें, तो आपकी 2.5 लाख तक की इनकम है तो 2.5 लाख तक के टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम है तो उस पे एक रेट से टैक्स लगेगा। फिर 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो उस पे एक रेट से टैक्स लगेगा। और ये अलग अलग स्लैब्स दिए जाते हैं, तो कंपनी के लिए अलग अलग स्लैब्स होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग अलग स्लैब्स होते हैं। और ये प्रोग्रेसिव होता है, कि जैसे जैसे इनकम बड़े स्लैब में जाती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। तो टैक्स बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया कि भाई मैं अगर पैसा मेरे पास आ रहा है, मान लीजिए मुझे कहीं से इनकम आ रही है और मेरे पास 1 करोड़ की इनकम है, वो 1 करोड़ की पूरी इनकम मेरे पास आ रही है, तो मुझे हायर लेवल ऑफ इनकम के स्लैब में आ जाऊंगा मैं, जिसके कारण मुझे हायर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ मल्टीपल कंपनीज। अब मैं इन कंपनीज को इनकॉर्पोरेट क्यों कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो इनकम है ना, ये तुम मुझे मत दो, ये इनकम तुम दे दो मेरी कंपनीज को। तो मैंने अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी डायरेक्टली, कि अपने पास लाई ही नहीं, अपने पास रिसीव ही नहीं किया, मैंने वो इनकम लेने का राइट ट्रांसफर कर दिया अपनी अलग अलग कंपनीज को। तो मैंने ऐसी 10-15 कंपनीज बना दी और ये पैसा मैंने उन कंपनीज में डाइवर्ट कर दिया। तो ये जो कंपनी है, क्या इस कंपनी को डायरेक्ट, जैसे मुझे 1 CR का टैक्स देना पड़ता, तो मैंने 1 CR को अपनी 10 कंपनीज में डाइवर्ट कर दिया, तो इस कंपनी के पास 10 लाख आ गए, इसके पास 10 लाख आ गए, इसके पास 10 लाख आ गए एंड सो ऑन। तो क्या इसे कम अमाउंट पे टैक्स देना है क्योंकि ये कम स्लैब रेट में आ रही है, जी हाँ। तो इस तरीके से लोग क्या करते थे, टैक्स की चोरी करते थे। तो उसी चीज को रोकने के लिए हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके देख सकते हैं। वही है प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, कि जहाँ पे कोई किसी टैक्स लॉ को इवेड इवेड यानी कि टैक्स से बचना चाह रहा है, या सरकमवेंट कि कोई लूप होल निकालना चाह रहा है, लीगल लूप होल, उस केस में हम इस चीज को नहीं होने देंगे। और ये सेम केस लॉ हुआ था दिनशॉक मानेकजी पतित का, जिसमें दिनशॉक मानेक जी एक पर्सन थे जिन्हें इनकम मिल रही थी थ्रू वेरियस स्ट्रीम्स। अब इन्होंने अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया इनटू मल्टीपल कंपनीज, इन्होंने मल्टीपल कंपनीज बना दी और ये इनकम नाम पे दे दी उन कंपनीज के। तो पैसा आता था कंपनीज के नाम पे और कंपनीज उन पे टैक्स बचा लेती थी। तो उस केस में क्या होगा, लेट अस रीड द केस टू, दैट इज टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस इन सर्टेन मैटर्स कंसर्निंग द लॉज of taxes, duties, and stamps, particularly whether the question of controlling interest is an issue। और कि किन केसेस पे हम देखेंगे कि ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे आपको एक केस लॉ का रेफरेंस दिया गया है। अब ये केसेस कौन कौन से हैं, पहला केस है वेदर द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज टू इवेट टैक्सेस, द कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी। कि अगर आपने कोई कंपनी बनाई है, क्यों, ताकि आप सिंपली टैक्स इवेट कर सके, आप टैक्स की चोरी कर सके, तो उस केस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। दूसरा है, इन केस ऑफ दिनशॉ मानेकजी पतित, इट was held that the company was not a genuine company but merely an assessee himself disguised under legal entity of limited company. The assessee earned huge income by way of dividend and interest. So he opened some company and purchased shares in exchange for his income by way of dividing dividends and interest. This income was transferred back to assessee in the ways of loans. The court decided that the private companies were a sham. Sham मतलब दिखावा, झूठा. The corporate veil was lifted to decide who the real owner of income was. मतलब कि क्या ये सर विंशॉ थे, इन्होंने, इनके पास पैसा आता था, पैसा किस फॉर्म में आता था, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। तो इन्होंने अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया इनटू वेरियस कंपनीज, ये जो इंटरेस्ट का पैसा है ये अलग अलग कंपनीज के पास चले जाए,
फिर ये पैसा जैसे ही कंपनीज के पास आता था, तो इनकम दिनशॉ मानिक जी की जगह कंपनीज की हो गई, तो उन्होंने उस पर टैक्स बचा लिया। अब ये पैसा जो इंटरेस्ट और डिविडेंड का कंपनी के पास आया, वो उस पैसे को दिनशॉ जी को एज अ लोन वापस घुमा के दे देती थी। तो आपने देखा कि कैसे एक तरीके से गोल घुमा के हमने इनकम पे टैक्स की चोरी कर ली है। तो इस केस में कोर्ट ने डिसरिगार्ड किया कि ये जो अलग अलग कंपनीज बनी है, ये जो है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का गलत फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज है, ये खुद कोई ट्रेड प्रोफेशन या बिजनेस कर नहीं रही है। ये सिर्फ इसलिए ताकि इनकम डाइवर्ट की जा सके और टैक्स की चोरी की जा सके। और अगर सर हिंशॉ जी को कंपनी बनानी है ताकि उनकी इनकम्स होल्ड कर सके, वो इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सके, तो एक कंपनी बनाओ ना, एक कंपनी में वो काम होता है। आप 10-15 कंपनीज क्यों खोल के बैठे हो अननेसेसरी? इसका क्लियर पर्पस है कि आप टैक्स चुराना चाह रहे हो। तो उस केस में जो है, हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देते हैं। तो हमने अभी तक के 2 कंडीशंस देख लिए। पहला है, कौन-कौन सी कंडीशन है? पहला है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, सेकंड इज़ टू टू प्रिवेंट प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरे केस के। तीसरा है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, कि क्या सर मैं कर रहा हूँ बिज़नेस, अब इस बिज़नेस में मेरे ऊपर लॉज़ एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल रहते हैं। तो मैंने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी सिंपली ताकि मैं कोई लॉ या रेगुलेशन को अवॉइड कर सकूँ, उसे सर्कमवेंट कर सकूँ। वही चीज़ हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ये कहता है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि क्या? वेदर इट वाज़ फाउंड दैट द सोल पर्पस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ टू यूज़ इट एज़ अ डिवाइस टू रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड by the way of bonus. The Supreme Court held that piercing of veil and look through real transaction. The workman employed in Ruben Industries Bhavnagar versus the Associated Rubber Industries Limited Bhavnagar and others. तो ये एक केस लॉ यहाँ पे आपको दिया गया है। इस केस लॉ में क्या था कि एक कंपनी थी। अब कंपनी को उसके वर्कर्स को कुछ बोनस देना पड़ता, कुछ बोनस देना पड़ता। इस कंपनी की कुछ इन्वेस्टमेंट थी किसी दूसरी कंपनी में, तो इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट है कुछ दूसरी कंपनी में। ये कंपनी जो है, इस इन्वेस्टमेंट की द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 4,50,000। इसके बदले कुछ शेयर्स और डिविडेंड्स देती कंपनी को ए को। अब ये जो डिविडेंड आ रही है, क्या ये कंपनी की इनकम है? जी हाँ। तो इस कंपनी की इनकम कहाँ से आ रही है? थ्रू इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी। तो ये जो कंपनी ए है, इसकी ओवरऑल इनकम बढ़ जाती। अब जब इसकी इनकम बढ़ी है, उसी इनकम में से इसे डिविडेंड्स और बोनस, उसमें इनकम में से इसे बोनस देना है अपने एम्प्लॉइज को। तो इस कंपनी ने क्या कहा, भाई मुझे बोनस देना है अपने एम्प्लॉइज को बेस्ड ऑन माय प्रॉफिट्स। तो मैं अपने प्रॉफिट्स गिराने के लिए या बोनस का अमाउंट कम करने के लिए क्या करता हूँ, एक अलग कंपनी फॉर्म कर, एक सब्सिडरी कंपनी बना देता हूँ। और ये जो मुझे डिविडेंड की इनकम मिल रही है ना, ये ट्रांसफर कर देता हूँ मैं इस कंपनी। तो जैसे ही ये डिविडेंड की इनकम शिफ्ट हो गई मेरी सब्सिडरी को, तो मेरे पीएनएल में जो मेरा इनकम है वो कम हो जाएगी। हेंस सब्सिक्वेंटली जो मुझे बोनस देना है अपने वर्कमैन को, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो उसी प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है। तो वो था केस लॉ ऑफ वर्कमैन एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज का, कि जिसमें यहाँ पे ये सेम कहानी दी गई है, कि जिसमें एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज थी, जिसे इनकम मिल रही थी थ्रू फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, लेकिन उसे क्योंकि अपने वर्कमैन को कम बोनस देना था, तो उसने एक सब्सिडरी बनाई जिसका कुछ काम नहीं था, और उस सब्सिडरी को सिंपली ये डिविडेंड्स ट्रांसफर कर दिए ताकि उसकी इनकम कम हो जाए। तो उस केस में भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया था। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है। क्या है? द फैक्ट ऑफ द केस वाज आर दैट ए लिमिटेड परचेज शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ 4,50,000। द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स वाज शोन एज पीएनएल फॉर द कंपनी ईयर एंड आफ्टर, कि कंपनी ए ने बी में शेयर्स खरीदे और उससे आने वाली इनकम वो अपनी बैलेंस शीट में दिखाती थी, पीएनएल में दिखाती थी। इट वाज टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग बोनस पेबल टू वर्कमैन, और उसी इनकम के बेसिस पे वर्कमैन को बोनस दिया जाता था। Sometime in 1968, the company transferred shares of B Limited to C Limited, a subsidiary wholly owned by it. फिर उनके दिमाग में आया कि मैं एक सब्सिडरी बनाता हूँ, ए लिमिटेड के दिमाग में आया मैं एक सब्सिडरी बनाता हूँ सी लिमिटेड, और उसे ये सारे एसेट्स ट्रांसफर कर देता हूँ।
दस द डिविडेंड इनकम जो है वो मेरे पीएनएल का ए लिमिटेड के पीएनएल का पार्ट नहीं बनेगी, सी लिमिटेड का पीएनएल का पार्ट बनेगी। इसके कारण जो मुझे बोनस देना है अपने वर्कमैन को वो भी कम हो जाएगा। Here, a company is created as a subsidiary by transferring to its investment in holding company to reduce its liability to pay, that is to pay bonus to its workers. Thus, the Supreme Court brushed aside separate existence of the subsidiary company. New company so formed with no assets of its own except those transferred by the principal with no business or income of its own, except receiving dividends and shares transferred by the principal, serves no purpose except to reduce gross profit of the principal company, thus reducing the amount of bonus to be paid. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर ये जो कंपनी है ना, इसने एक बनाई है सब्सिडरी कंपनी। ये जो सब्सिडरी कंपनी है, इसके कोई एसेट्स लाइबिलिटीज नहीं है। इसके जो भी एसेट्स लाइबिलिटीज है वो ही है जो वही एसेट्स है जो इसकी होल्डिंग कंपनी ने इसे दी है। ये जो सब्सिडरी कंपनी है, ये अपना कोई बिजनेस नहीं कर रही है। ये जो सब्सिडरी कंपनी है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रख रही है अपनी होल्डिंग कंपनी के लिए और रिसीव कर रही है इनकम्स, ताकि ये जो होल्डिंग कंपनी है इसके पीएनएल की वैल्यू गिर जाए और इसे कम बोनस देना पड़े। इस केस में ये जो सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी अलग-अलग कंपनीज है, इस केस में हम वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करते हैं और होल्डिंग और सब्सिडरी को एक मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सब्सिडरी कंपनी है, इसका खुद का कोई फंक्शन नहीं है, खुद कुछ बिजनेस नहीं कर रही है। अब हम पढ़ रहे हैं चौथा प्रिंसिपल। चौथा प्रिंसिपल क्या है कि जब हम कॉर्पोरेट विल को सेट असाइड करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट, कि भाई मुझे कोई काम करना था, अब वो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक चालाकी वो करता हूँ कि मैं एक कंपनी बना देता हूँ और वो कंपनी अलग हो गई, मैं अलग हो गया। ये काम मैं करना चाह रहा हूँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो काम उस कंपनी के थ्रू करा देता हूँ। उसी को कहते हैं कि कंपनी जो है अब मेरी एजेंट की तरह एक्ट कर रही है। तो जहाँ पे आपने कंपनी को बनाया सिंपली टू एक्ट एज एन एजेंट, कि a company may sometimes be regarded as the agent or trustee of members or of another company and may therefore be deemed to have lost individuality in favor of principal। कि कई बार आपने ऐसी कंपनी बना दी जिसका खुद का कुछ काम या बिजनेस है नहीं, वो वही करती है जो मैं कह रहा हूँ, तो वो कंपनी की इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। वो मेरे ही इंस्ट्रक्शंस पे काम करेगी, मैं जैसा कहूंगा ठीक वैसा वैसा करेगी, उसके अगेंस्ट वो जाएगी नहीं। हियर द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ कंपनी। इस केस में जो प्रिंसिपल है वो ये जो आपने नई कंपनी बनाई है उसके लिए उसके एक्ट्स के लिए लायबल रहेगा। इसका एक केस लॉ है, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। तो इसमें हुआ क्या था कि एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी। अब उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को लाइसेंस चाहिए था अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने के लिए। वो लाइसेंस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन जो है उस कंपनी को दे नहीं रही थी। तो उस कंपनी ने क्या किया, एक और सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी और ये जो सब्सिडरी कंपनी है इसके नाम पे वो लाइसेंस ले लिया। तो ये जो सब्सिडरी कंपनी है क्या ये अपने कुछ एसेट्स होल्ड कर रही है? नहीं। क्या ये खुद अपना कुछ बिजनेस कर रही है? नहीं। वो कंपनी आपने क्यों बनाई है? सिर्फ इसलिए ताकि आपको वो लाइसेंस मिल जाए जो आपको अपनी कंपनी के नाम पे नहीं मिल रहा था, इसलिए आपने एक नई कंपनी बनाई और उसके नाम पे लाइसेंस ले लिया। तो उस केस में भी कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया जा सकता है, बिकॉज यू हैव फॉर्म द कंपनी विच इज मियरली एक्टिंग एज अ सब्सिडरी और एज एन एजेंट। कि इन दी केस अब क्या हुआ था पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी को लाइसेंस चाहिए था बट कुड नॉट अप्लाई इन इट्स ओन नेम, लेकिन उसे उसके खुद के नाम पे नहीं मिल रहा था। देयरफॉर इट फॉर्म्ड अ सब्सिडरी कंपनी, इसलिए उसने एक सब्सिडरी कंपनी बनाया और अप्लाई कर दिया लाइसेंस के लिए इन द नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी। द व्हीकल्स वर टू बी ट्रांसफर्ड टू द सब्सिडरी कंपनी और कुछ कंपनी ने कुछ एसेट्स दे दिए, लाइसेंसेस चाहिए थे गाड़ियों के लिए, तो उसने वो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करी अपनी सब्सिडरी कंपनी को और लाइसेंस ले लिया उस सब्सिडरी कंपनी के नाम पे। हेल्ड दैट द पैरेंट एंड सब्सिडरी वर वन यूनिट एंड द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस वाज़ रिजेक्टेड। इस केस में ये माना गया कि आप सिर्फ़ जो उस लाइसेंस आपको नहीं मिल पा रहा है, वो लेने के लिए आप एक सब्सिडरी कंपनी बना रहे हो, जो खुद कुछ काम धंधा करने नहीं वाली है, उसका खुद का बिज़नेस नहीं होगा। तो इस केस में हम मानते हैं कि आप और आपकी सब्सिडरी एक ही हो, वहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ नहीं है। तो उस केस में हमने डिसरिगार्ड कर दिया सेपरेट लीगल एंटिटी। और फाइनली
अ कंपनी फॉर्म्ड फॉर fraudulent और improper conduct और टू डिफीट लॉ, कि भाई आपने कोई लॉ था उसके प्रोविजंस को तोड़ने के लिए कंपनी बनाई है, या आपने फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनाई है, तो उस केस में भी हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि वेदर द डिवाइस इनकॉर्पोरेटेड इज इनकॉर्पोरेशन इन अडॉप्शन ऑफ सम इलीगल या इम्प्रॉपर पर्पस, या आपने किसी इलीगल पर्पस के लिए कंपनी बनाई है तो भी हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देंगे। एग्जाम्पल टू डिफीट और सरकमफेंट और टू डिफॉल्ट क्रेडिटर्स और अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, और इसका एग्जाम्पल है गिलफर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्न का। तो ये गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न का क्या एग्जाम्पल है देखते हैं। तो इस केस में हम देख रहे हैं गिलफर्ड मोटर, हॉर्न। तो ये जो गिलफर्ड मोटर थी ये एक कंपनी थी। इस कंपनी में हॉर्न था एज एन एम्प्लॉय। तो जब कौन इस कंपनी का एम्प्लॉय था, तब इसकी अच्छी पहचान बन गई थी गिलफर्ड मोटर्स के अंडर मैनेजमेंट के से, और गिलफर्ड मोटर्स के जो क्लाइंट्स हैं उनसे। तो ये क्लाइंट्स, आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आप वहाँ के लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, उनसे आपके बिजनेस रिलेशंस डेवलप होने शुरू होते हैं। तो वैसे ही ये जो हॉर्न है इसके अच्छे बिजनेस रिलेशंस बन गए थे गिलफर्ड मोटर्स के क्लाइंट से। अब ये जो हॉर्न है, इसने गिलफर्ड मोटर्स की कंपनी छोड़ दी, और छोड़ते टाइम गिलफर्ड मोटर्स ने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया था कि जब आप हमारी कंपनी छोड़ के जाओगे, तब आप कई जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको नहीं ले जा सकते, आप उनको सॉलिसिटेट नहीं कर सकते। तो ये हॉर्न भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने बनाई एक और कंपनी। अब इन्होंने एक और कंपनी बनाई, और ये जो क्लाइंट्स थे ना, इस कंपनी के थ्रू ये गिलफर्ड मोटर्स के क्लाइंट्स को सॉलिसिटेट करने लग गए। तो गिलफर्ड मोटर आई हॉर्न के पास, उसने कहा कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, आप हमारे एम्प्लॉय थे, अब आप कंपनी छोड़ के जा रहे हो, तो आप हमारे क्लाइंट्स को नहीं ले जा सकते। और तो हॉर्न ने क्या कहा कि अरे मैं थोड़ी लेके जा रहा हूँ, मैं अलग हूँ, कंपनी अलग है। ये जो मैंने कंपनी बनाई है वो कंपनी को देखो, वो कंपनी तुम्हारे क्लाइंट्स को लेके गई है, मैंने नहीं लिया। बट इन एक्चुअलिटी इस कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा था, कौन कर रहा था। तो इस केस में भी जो लॉ है उसने डिसरिगार्ड किया द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि ये जो कंपनी बनाने का पर्पस था वो सिंपली ये था कि आपका जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था आप उसे सरकमवेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो कंपनी बनी है ये सिर्फ क्लाइंट सॉलिसिटेट करने के लिए बनी थी गिलफर्ड मोटर्स। तो हमने अभी तक के पढ़ा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब समराइज करते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का क्या मतलब होता है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है डिसरिगार्डिंग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी टू होल्ड द पर्सन बिहाइंड अकाउंटेबल कौन हो। अब ये कॉर्पोरेट वेल 6 केसेस में लिफ्ट हो सकता है। वो केसेस कौन से हैं? पहला, जब हमें डिटरमाइन करना है कंपनी का कैरेक्टर क्या है, वो फ्रेंड है, फो है, उसका केस लो है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स लिमिटेड का। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि जहाँ टैक्स की चोरी के लिए या टैक्स इवेट करने के लिए कंपनी बनी हो, इसका केस लो है दिनशॉ मानिकजी पतित। उसके बाद में तीसरा, कि जहाँ पे आपने कंपनी बनाई किसी इलीगल ऑब्जेक्टिव के लिए, या कि किसी लॉ को तोड़ने के लिए, उसका एग्जाम्पल है वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कि आपने कंपनी बनाई थी सिर्फ किसी लॉ के प्रोविजन को बाईपास करने के लिए। फिर कंपनी फॉर्म टू एक्ट एज एन एजेंट, की जहाँ पे आपने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई वो काम करने के लिए जो आप खुद नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे हम डीम करते हैं कि कंपनी ने अपनी इंडिविजुअलिटी सेक्रीफाइस कर दी है इन फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल। जिसका एग्जांपल हमने पढ़ा मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का। एंड फाइनली यहाँ पे आपने कंपनी फोर्स की है फॉर द पर्पज ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। यहाँ पे कंपनी बनाने का पर्पज अनलॉफुल है, उसे भी हम डिसरिगार्ड करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका केस लॉ है गिलफर्ड वर्सेस ऑन। तो ये थे हमारे सारे केसेस जहाँ पे हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर दिस एक्ट।